हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं आज फिर से रिच डैड पुअर डैड पुस्तक को पढ़ रहा हूँ और इसका पार्ट 3 तक मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ। और फिर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस किताब को कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ें। और अगर आपके पास इस किताब को नहीं पढ़े हैं तो तब तक के लिए मैं इसे रिकॉर्ड किया हूँ, जिसमें मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इसका पार्ट 3 तक मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब पार्ट 4, चलिए आ जाइए। तो कहता है इसके पार्ट 4 में कि जो रॉबर्ट कियोसाकी थे, इनके दोनों डैडियों के विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक इनके जो डैडी थे, उनकी सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारों गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सज़ा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते हैं। राइट। इनके एक डैडी सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को ख़रीदने का मौका मिल जाए। जनरली आजकल क्या होता है कि जो हम आजकल जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, उनका ये सोच रहता है कि किसी तरह से मेहनत से पढ़ा जाए ताकि किसी कंपनी में नौकरी मिल जाए। लेकिन जो रिच माइंडसेट के जो लोग रहते हैं, उनका रहता है कि मेहनत से पढ़ो कि किसी अच्छी कंपनी को ख़रीदने का मौका मिल जाए। तो इनके जो एक डैडी थे, इनके वो कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है, जबकि इनके जो दूसरे जो डैडी थे वो कहते थे कि मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। तो एक में है कि एक बोल रहे हैं कि मुझे बाल बच्चों को पालना है इसलिए अमीर नहीं है, और एक को कहना है कि मुझे भाई बाल बच्चों को पालना है इसीलिए मुझे अमीर बनना है। एक डैडी जो थे इनके, वो डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि डिनर के टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि इनके जो दूसरे डैडी थे भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। इनके एक डैडी का कहना था कि जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ, जबकि दूसरे का कहना था कि खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था कि हमारा घर ही सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था कि मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। कहता है कि इसमें इनके दोनों डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। इनके एक डैडी का मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने
दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि पहले होता था। वे अक्सर यह कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसीलिए बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। कहता है कि इनके जो दूसरे डैडी थे वो पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे ये मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती हैं। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। इनके एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने इन्हें बताया था कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, और दूसरे ने इन्हें सिखाया था कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ के कारण इन्हें यह विश्लेषण करने का मौका मिल पाया कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है, और इन्होंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन की दिशा देते हैं। जिस तरह का हम सोच रखते हैं उसी तरह से अपने जीवन को हम दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर इनके गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और यह उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। और दूसरे तरफ इनके अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियापन की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और पैसा न होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में न होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी अस्थायी है। तो किस तरह का हम सोच रखते हैं, अगर पैसा पास में ना हो तो ये अस्थायी होता है, लेकिन गरीबी जो होती है वह स्थायी होती है। मेरे इनके गरीब डैडी यह भी कहते थे कि इन्हें पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और इनके अमीर डैडी हमेशा कहते थे कि पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा न जा सके, या फिर भी उन्हें पूरी तरह समझा न जा सके, फिर भी बचपन में ही ये समझ गए थे कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। इन्होंने देखा कि इनके गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। कहता है कि इनके दो डैडी होने के कारण बचपन से ही इस बारे में बहुत ही सावधान हो चले थे
कि किस तरह की विचारधारा अपनाएं और ये आप किसकी बात माने, अपनी अमीर डैडी या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि ये पढ़ाई में कड़ी मेहनत करें, डिग्री लें और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लें। वे चाहते थे कि ये एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाए और MBA कर ले। दूसरे डैडी इन्हें प्रोत्साहित करते थे कि ये अमीर बनने का रहस्य सीख ले और समझ ले कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान ले कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। कहते हैं कि ये पैसे के लिए काम नहीं करता। ये इन शब्दों को कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे। इनके जो अमीर डैडी थे वे बोला करते थे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। इन शब्दों को वो बार बार दोहराया करते थे कि पैसा मेरे लिए काम करता है, कि पैसा मेरे लिए काम करता है। मेरे कहता है कि 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात सुनेंगे और उनसे सीखेंगे। यह फैसला करने का मतलब था कि इन्हें अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थीं जो इनके अमीर डैडी के पास नहीं थी। कहता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनके पसंदीदा कवि हैं और हालांकि इन्हें इनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, परंतु द रोड नॉट टेकन इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है और ये इनकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज़ करते हैं। द रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया। कहता है पीले जंगल में 2 राहें बंटती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा देर तक, यह देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाती है, झुरमुटों से मुड़ने से पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से भी यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा, पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर यह कहूँगा, आज मैं सदियों बाद शायद एक जंगल में 2 राहें बंटती थी और मैंने कम चली हुई राह को चुना और इसी बात से सारा फ़र्क पड़ा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इसी बात से सारा फ़र्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है पर ये अब भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करते रहते हैं। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नज़रिए को न सुनने का इनका फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने इनकी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी। और एक बार इन्होंने ये फैसला कर लिया कि इन्हें किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद इन्होंने धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। इनके अमीर डैडी ने इन्हें 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया
तब तक कि जब तक कि इनकी उम्र 39 साल नहीं हो गई। इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था कि ये अब सब कुछ समझ चुका है और जो एक मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। तो पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है। इसीलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो इनकी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब वे केवल 9 साल के थे और इसी कारण इनके अमीर डैडी ने जो भी पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़कर विचार किए और इन्होंने 30 साल तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि इनके अमीर डैडी ने इन्हें एक लिए बनाया था। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपकी बच्चों को मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। तो इसका जो सबक है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरा सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। तीसरा सबक नंबर 3, अपने काम से काम रखो। और सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। पाँचवां सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। और सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 समाप्त हुआ। ओके, थैंक्स, गुड डे।